हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पे मैं आज के सेशन में लेके आया हूँ इंटर की फिजिक्स है दोस्तों। सेकंड पेपर जो आपका है, जो थर्ड लेसन है चैप्टर 3, जिसको प्रिज्म के नाम से जाना जाता है, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण नाम का आपका थर्ड वाला चैप्टर मिल जाता है। वहाँ पे दोस्तों जो आंकिक में आप लोग चलते हैं तो आंकिक जो है वो थोड़ा सा जटिल पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल ऑप्टिकल से संबंधित आपके क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे कि दोस्तों कांच के अपवर्तनांक या जब प्रिज्म को हम किसी द्रव में डुबा देते हैं तब वहाँ पे जो विचलन उत्पन्न होता है, उन सब टाइप की जो सवालें होती हैं दोस्तों, वो हल्का फुल्का आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं जब तक आपका कॉन्सेप्ट सही से पता नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो होता है ऐसी सवालों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों देखने वाले हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप देख सकते हैं कि आंकिक का मैंने यहाँ पे 7वां क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट भी कर दिया है कि ये 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग जाकर के बुक में मिला लीजिएगा, बिल्कुल सेम सब कुछ जो क्वेश्चन में आपके दिया गया है मैंने वही चीज़ यहाँ पे छापा हुआ है। अब यहाँ इसके माध्यम से मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, जहाँ से कि आप ऐसी सवालों को बड़े आसानी से लगाने में संभव हो सके। ठीक है, तो एग्जाम आपके सर पे है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस टाइप की सवाल भी पूछी जाती है, इसलिए आप लोगों को ऐसी सवालों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं सवाल में क्या कहा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जाता है आपका कि वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 अंश का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। ठीक, मतलब एक आपका पतला प्रिज्म है, जैसा कि मैं यहाँ पे बना देता हूं, ये आपका एक पतला प्रिज्म है। ठीक है, तो ये जो प्रिज्म है इसका जो अल्पतम विचलन कोण होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे अल्पतम विचलन कोण जो बनता है वो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के कटान बिंदु से ये आपका बनता है, यानी यहाँ पे आपका बनता है अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, तो ये अल्पतम विचलन कोण दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 अंश का अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करता है। कब? जब ये वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण के लिए बताया गया है। ठीक है, यानी कि वायु में जब ये रखा गया है आपका, तब यहाँ से देखते हैं कि जो प्रिज्म का जो यहाँ पे अल्पतम विचलन है दोस्तों, वो क्या आता है, डेल्टा एम का मान देखते हैं तो 4 अंश आपका आता है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम विचलन है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं, यदि इसी प्रिज्म को जल में रख दिया जाए तब यह कितना अल्पतम विचलन बनाएगा। ठीक है, यानी कि इसी प्रिज्म को हमको डालना कहाँ पे है, जब इसको हम जल में रख देते हैं तब अल्पतम विचलन कितना बनाएगा, ये चीज हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ से प्रिज्म आपका बनेगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये जल में स्थित है, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों के दिमाग में छपे, ताकि आप लोग एग्जाम में जब बैठें तो ऐसी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने बना दिया कि मतलब ये जो आपका प्रिज्म है, इसको जल में डाल दिया गया है। ये आपका जो ये वाला है ये आपका वायु में उपस्थित है। तो वायु के लिए जो अल्पतम विचलन कोण है दोस्तों वो क्या है, 4 अंश है। जब इसको जल में डाला जाता है तब कितना बनाएगा अल्पतम विचलन, वो चीज हमको यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया है। लेकिन उसके पहले आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि वायु में, यहाँ से वायु में यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है, यानी दोस्तों जो ये प्रिज्म आपका बनाया गया है इसका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देखा जाए तो 3/2 दिया गया है। ठीक है, वहीं यहाँ पे जब रखा जाता है तो वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक आता है वो आपका 4/3 दिया गया है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बिना इसके हम सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका प्रिज्म दिया गया है, आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी प्रिज्म दे तो वहाँ पे आपको देखना है कि प्रिज्म में कहीं पतला तो नहीं बोला गया है। ठीक है,
पतला, यहाँ पे देखिए पतला कहा गया है, पतला प्रिज्म कहा गया है। दोस्तों जब पतला प्रिज्म कह दिया जाता है तो वहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि विचलन कोण तथा अपवर्तनांक के बीच में संबंध क्या बनता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है डेल्टा एम इज इक्वल ANG-1 इंटू ए। ठीक है, इतना बनता है। ये दोस्तों किसके लिए है? ये आपका वायु के लिए है, चूंकि मैंने यहाँ पे ANG का इस्तेमाल किया है। ANG यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने लिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो डेल्टा एम का मान दिया गया है कितना, 4 अंश दिया गया है। वहीं ANG का मान आप देखेंगे तो ANG का मान देखिए 3/2 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू ए, इतना आपका बचा हुआ है। अब आप लोग आगे देखिए, इसको थोड़ा से सॉल्व करते हैं, यानी 4 अंश आपका ये हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया जाएगा तो 2 एक अन्य 2, तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 1/2। यहाँ पे देखेंगे तो a बचा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो ये 8 आ गया। यहाँ पे देखते हैं तो a आ गया, यानी कि a का जो मान है वो दोस्तों 8 अंश आ गया है। ठीक है, अब देखिए जो प्रिज्म था इसका कोण हमें पता नहीं था, लेकिन अब यहाँ से आसानी से प्रिज्म का कोण हमें ज्ञात हो गया है। अब चूंकि इसी वाले प्रिज्म को ले जाके जल में डुबाना है, तो जो दोस्तों यहाँ पे प्रिज्म का कोण आया हुआ है ये वाला, यानी कि 8 अंश, वही तो यहाँ भी होगा 8 अंश। ठीक है, यानी कि मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका अगला मतलब नेक्स्ट स्टेप जो कहा गया है कि इस प्रिज्म को जल में डुबा दिया जाए तो कितना अल्पतम विचलन बनाएगा, ये बात आपसे पूछा गया है, कहा गया है निकालने के लिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सब कुछ आपका वही लगाना है, मतलब डेल्टा एम इज इक्वल यहाँ पे सूत्र यही लगाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमको ध्यान देना है, चूंकि यहाँ पे आपका जो प्रिज्म है वो द्रव में डुबा दिया गया है। डुबा दिए जाने का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे लगाना क्या है, आपको लगाना है द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, चूंकि यहाँ पे द्रव आ गया है, यहाँ पे वायु था, अब यहाँ पे द्रव आ चुका है, तो हमको द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लगाना है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो सूत्र बनेगा अपवर्तनांक का वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा बनेगा, डेल्टा इसको हम कैपिटल एम मान लेते हैं, तो डेल्टा एम इज इक्वल ये बनेगा LNG-1 इंटू ए बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे LNG यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये आपका लगेगा, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है ANG, सेम वैसे यहाँ पे LNG आपका लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास ANG का मान दिया गया है, ANW का मान दिया गया है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमको इसको निकालना पड़ेगा। कैसे हम निकालेंगे, आप यहाँ से LNG इज इक्वल लगाएंगे क्या चीज, ANG यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ये आपका चल जाएगा। जहाँ से कि हम लोग देखते हैं निकल के आता क्या है, ANG का मान आप देखेंगे तो यहाँ पे 3/2 दिया गया है। वहीं दोस्तों ANW का मान देखेंगे तो 4/3 यहाँ पे दिया गया है। तो सिंपली जब इसका आप सॉल्व करते हैं तो ये वाला अंश पे भाग जाएगा, यानी कि 3 त्रिक 9 हो गया, ये आपका हर पे चला जाएगा, यानी कि LNG की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 9/8। अब दोस्तों जब इतना हो जाता है, यानी कि LNG का मान आपको यहाँ से ज्ञात हो चुका है, तो सिंपल सा आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, जहाँ से कि आपको डेल्टा एम निकालना था, यानी कि आपको अल्पतम विचलन कोण निकालना था, वो आसानी से यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। यानी डेल्टा एम इज इक्वल हम देखते हैं LNG का मान कितना आया हुआ है, 9/8 आया हुआ है। तो 9/8 हो गया माइनस 1 आ गया इंटू ए का मान यहाँ हमने निकाला है पहले वाले जो पहला वाला संबंध दिया गया था उसकी सहायता से हमने ए का मान यहाँ पे निकाला हुआ था 8 अंश, तो हम यहाँ से 8 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा एम इज इक्वल यहाँ पे देखिए
8 एकन्ने 8, 9 में से 8 गए, 1 बचेगा, यानी 1/8 आ गया। वही आपका यहाँ पे देखते हैं तो 8 आया है। अब देखिए 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो आपका यहाँ पे डेल्टा है यानी कि विचलन कोण जो आपका आएगा वो 1 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट। आप लोग जाकर के अपने बुक को भी देख लीजिएगा, सेम सवाल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इसको समझाने का तरीका भी मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझाया जाए, ताकि ऐसी सवालें आपके एग्जाम में आ जाए तो आसानी से आप लोग इसको लगा सकें।